ये बात मुझे करवाएंगे, मैंने नहीं आपको करवाना। आप कह रहे हो ना आपने पेपर देखा है। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन। फिलोसफी के लिए छोड़ दो। द वन हु यूजेस नॉट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स, द फूल स्पीक अ फ्रेंड। ये वाला 6 बताओ। Online learning is not only a convenient but often more efficient than traditional इफेक्टिव। class instruction, classroom instruction. अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि ऑनलाइन जो लर्निंग है, मुझे ये कहानियाँ नहीं सुनानी, मुझे अच्छा। 3 बातें बतानी है। मेन टॉपिक, सब टॉपिक 1, सब टॉपिक मेन 2। टॉपिक ये है ऑनलाइन, आगे बताएं। और उसके बाद उसके हमने इफेक्टिव बताने हैं कि वो इफेक्टिव है कैसे अच्छा, और है और दूसरा? कैसे है, और उसको कंपेयर करना है हमने ट्रेडिशननल को ऑनलाइन के साथ कंपेयर करके इफेक्टिवनेस। बेटा आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो, ऑनलाइन इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, बस इतना Effective सा है। सवाल है। इफेक्टिव है। एक डिटर्मिनेंट इफेक्टिव है, कंपैरिजन। ऑब्वियसली ऑनलाइन का ऑपोजिट क्या, ट्रेडिशनल है ना, तो अंडरस्टूड सी बात है। हाँ। हमने अपने दिमाग को पजल नहीं होने देना। मेन टॉपिक, सब टॉपिक 1 इफेक्टिव, सब टॉपिक 2 इनइफेक्टिव। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऑनलाइन को हमने डिस्कस करना है। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं कह रही हूँ आपने अपने दिमाग को ये समझाना है कि मैंने उसको शॉर्ट टू द पॉइंट और रेलिवेंट रहना। जब आप अपने दिमाग को कहते हैं ना, वो फिर पजल हो जाता है, फिर वो इस तरफ निकल जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग मेन टॉपिक, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। इनइफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ऑब्वियसली इनइफेक्टिवनेस में वो उसका आ वो आ जाएगा, जाएगा। उसके बेनिफिट्स आ जाएंगे, लेकिन हम उस पर डिस्कस नहीं करें। अच्छा, इस वाले को करो। बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पांसिबिलिटी इन रेजिंग। यस, मतलब इसमें ये कह रहा है कि मतलब वैसे एक ये मुझे भी फिलोसफिकल है, कोई भी और नहीं आप कर सकेंगे, सिर्फ एक यही है। ये वाला फिलोसफिकल है। तो ये फिलोसफिकल है और क्या टू है। इनकरेज हेल्थी ईट, हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज ऑन सॉफ्ट ड्रिंक एंड जंक फूड। तो इसमें वो यही बात कर रहा है कि मतलब हेल्थ के ऊपर है मेन टॉपिक, इसके हेल्थ को इनकरेज करना। अच्छा। ठीक है, हेल्थ को इनकरेज करने के लिए अब हमारे पास जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ को सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको उनके ऊपर मतलब वो Philosophical कहता है है कि बेटा। उन ठीक है, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड, मैं मतलब जो समझा मैं वो शेयर कर रहा हूँ। उसमें ये कह रहा है कि आप लोगों को वैसे नहीं रोक सकते, तो इसमें ये है कि आप तर्जुमा उनको बता रहे हैं। हाँ। तर्जुमा, हिडन मीनिंग बिटवीन, यू नीड टू लर्न हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस। देखिए, मैं अब आपको फिलोसफिकल वाला भी बताने लगी हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। ताकि आज की क्लास में आपका फिलोसफिकल वाला एक है, हाल ही उस पर तो रिलाई नहीं आप कर सकते ना। अच्छा, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन। आप किसको सेंटर, मेन टॉपिक किसको बनाएंगे, इसको कि इसको? यूथ को। शाबाश। सब टॉपिक 1 और सब टॉपिक 2 क्या है? कि उनको फिर इंस्ट्रक्शन कैसी देनी है, मतलब कैसी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट हो के बताएं, इधर हमको Positive गलत थोड़ी या हो negative? जाएंगे। Positive। गलत हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या है, मैं क्या वही कह रहा लिखूं? हूँ, यूथ को आपने मतलब किस तरह कौन सी इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो, मेरा ये सेंस है कि मतलब उसे मजबूत बनाना है अगर यूथ को, तो उसको इंस्ट्रक्शन। ध्यान से पढ़े, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे 2 सब टॉपिक चाहिए, सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2। इंस्ट्रक्शन इन यूज इज लाइक इंग्रेविंग स्टोन। मतलब क्या इस लाइन का? इंग्रेविंग का क्या मतलब है? इनग्रेविंग का मतलब है किसी गारना। इनग्रेव होता है, ये देखिए ना, ये मिट्टी है, ये इनग्रेव हुआ है। ये लाइनें नज़र आ रही हैं स्टोन की, हाँ। इसके अंदर इनग्रेवेशन नज़र आ रही है। समझ लो इधर IQRA लिखा है। हाँ। जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़, उसको इतना तराशते हैं कि वो जगह बना ले, उसको इनग्रेव करना कहते हैं। जैसे लोग अपने नाम, उसके ऊपर नाम इनग्रेव कराते हैं, या जैसे अच्छा, ये अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर हाँ। अल्लाह, ये आयतुल कुर्सी लिखी है ना, हाँ। ये इनग्रेव्ड है। ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं Instruction। अगर हम किसी यूथ को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वो ऐसे ही है जैसे पत्थर के अंदर इनग्रेव कर रहे हैं, उनके अंदर वो परमानेंट हो जाता है, परमानेंस हो जाती है। परमानेंट। क्या समझ रहे हैं? मैं बताती हूँ। वो ये पूछ रहा है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द यूथ। प्रोज एंड कॉन्स।
अब आपके ऊपर है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आपके ख्याल से यूथ को इंस्ट्रक्शन देना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात। बुरी बात है। क्यों? यूथ आर द क्रिएटिव। यूथ एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बनता है। देखा उसने आपको अपना गुलाम बना लिया वो एजुकेशन ने। आपको यही लगता है कि इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन नहीं लेनी चाहिए। आपने अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी। यूथ कौन होता है जो अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन करे? वो अच्छा, यही चीज़ को तो क्रिटिस इंस्ट्रक्शन है। और परवरिश करने में फ़र्क है। हाँ, ठीक है। इंस्ट्रक्शन होता है, मैंने आपको कहा है कि तुमने इधर ही बैठे रहना है, तो तुम बैठे रहोगे। हाँ, इंस्ट्रक्शन ये होता है, मतलब किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना, इंस्ट्रक्ट कर देना कि तुमने ये करना है, बस ये मैंने कह दिया ये होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स कहते थे मैंने तुम्हें कह दिया तुमने डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, तो वो इंस्ट्रक्शन हो गई है उसके लिए। वो कहते हैं इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। डिक्टेशन देना कह सकते हैं। हाँ, डिक्टेशन देना कह सकते हैं। डिक्टेशन वो यूथ। कह रहे हैं कि इसके फ़ायदे नुकसानात क्या होंगे। देनी पहला सवाल तो यही है। देखिए डिस्क्रिप्टिव में यही तो चीज़ है इसकी, ये सब्जेक्टिव है। हाँ, आपके मुताबिक देनी चाहिए, मेरे मुताबिक नहीं देनी चाहिए। दो Conflict पहलू आ- बन गए। 4 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो ये इस चीज़ को उसने एक स्टेटमेंट दे दी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसकी स्टेटमेंट से एग्री करो कि डिसएग्री करो। मेरे ख्याल से मैं इसकी स्टेटमेंट से एग्री करूँगी, क्योंकि यूथ के अंदर इंस्ट्रक्शन आप उसको कह दोगे ना तुमने बस यही करना है, तो हम उसको गुलाम बना रहे हैं। वी आर ट्रेनिंग Like द a servant. इंडिविजुअल्स के बस तुम यही कर सकते हो। उसकी एक लिमिट सेट कर दी, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। वी हैव अन जिसको कहते हैं ना ऐसा पोटेंशियल है, अनपोटेंशियल। हमें खुद ही उसको मंजर आम पे लाना है, अनयील्ड करना है। लेकिन हमें इतना पक्का कर दिया गया है, हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हम उसको फॉलो करते हैं। अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। ये वही मिसाल है, एक जो है ना हाथी को जब छोटा होता है ना उसको चेन डाल देते हैं, ठीक है, वो समझता है, वो तब तो छोटा Instruction होता है दे तो देते हैं। चेन डाल देते हैं ना हाँ। उसके पाँव में, तो उसको ग्रूम ऐसे करते हैं, उसकी थिंकिंग ये बना देते कि तुम्हारे पैर में ना जंजीर तुम्हें रिस्ट्रेंट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। अब जब वो बड़ा होता है ना, तब छोटा होता है, तब तो उसके बाद फोर्स नहीं होती, वो तब ट्राई करता ही नहीं हो। वो उसके बाद में उसको वैसे इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उसकी ग्रूमिंग ऐसी कर दी जाती है कि वो उस गुलामी को अपना समझने लग जाता है, वो ऑन करना शुरू कर देता है। तो कहता है Nature ठीक है को। ऐसे ही हो जाता, ऐसे ही होता होगा। तो जब वो बड़ा होता है, हालांकि उसके पास फोर्स होती है, वो चेन तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन ऐसे। उसका दिमाग चेन होता है। इसी तरह से अगर हम यूथ को इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने पत्थर के अंदर लकीर कर दिया, परमानेंट हो गया। वो सिर्फ जैसे आप हो गए वही करेगा, ठीक वो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं लगाएगा। समझ आ गई? ठीक अब है। देखिए आपके पास कितने आइडियाज़ आ गए, अब आप लिख सकते हैं ना। ठीक है। लेकिन मसला ये कि बच्चों को वो ये कहता है कि इंटरप्रेट आप नहीं अगर करना आना। अगर आप यूथ को इंस्ट्रक्शन देंगे ना, तो वो ऐसी है जैसे लकीर का फकीर आप बना रहे हैं। शुक्र अल्लाह का, ये दिस इज यही उसका मतलब है, is it. यही मतलब है एग्जैक्ट, कि जो जवानों को ना इंस्ट्रक्शन देना ऐसे ही है जैसे किसी को लकीर के फ़कीर बनाना। यही मतलब एग्जैक्टली यही है। द वन हु यूजेस फोर्स इज़ अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। पहले आप मुझे बताओ आपको इस स्टेटमेंट से क्या समझ आया? कहता है कि जब आप किसी काम के लिए किसी को फोर्स करते हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो खौफ होता है ना। तो तसल्ली से पढ़ें, कोई वो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। The one who uses force is afraid of risk. मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम लोग मास्टर्स कर लें, बैचलर्स कर लें, वटेवर कर लें, Force. अच्छा, ये ऐसे हो सकता है कि हम मतलब जब वो कहता है कि वन हु यूजेस फोर्स इज़ अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, कि मतलब हम किसी चीज़ के या किसी बंदे को फोर्स कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते कि वो इसकी रीज़न भी तो वो लेगा ना, मुझे क्यों इस पे फोर्स किया जा रहा है।
मतलब वो उसका लॉजिक तो लेगा। लेट्स सपोज आप मुझे कहते हैं कि ये काम करना है, तो मैं कहता हूँ, मैं अगर थोड़ा सा सेंसेबल हो तो मैं सोचूंगा वाई, मुझे क्यों करना है, ये क्यों ये कह रहे हैं ऐसे। The one who uses force is afraid of reasoning. फोर्स मेन है। Force क्या होता है? किसी को कोई भी आप ज़बरदस्ती करते हैं जो Force एक पावर भी तो हो सकती पावर है। है। हाँ ऑब्वियसली पावर है। The one who uses force is afraid of reasoning. जो बंदा फोर्स को इस्तेमाल करता है ना, या पावर को इस्तेमाल करता है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, उसको इस्तेमाल करने में डर लगता है। द वन कोई भी पर्सन हो सकता है, किंग हो सकता है, रूलर हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, कोई टेक्नोक्रेट हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है, इसीलिए उसने ओपन रख दिया है। आप इसकी इंटरप्रिटेशन खुद करो। वो कहता है द वन हु यूजेस फोर्स, जो भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल जो फोर्स को यूज़ करता है ना, कोई भी चीज़ को जो कि जिसको कहते हैं ना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करना, तो उसको जबर करना, वो इस चीज़ से डरता है कि उसको कोई रीजनिंग ना करे, कोई लॉजिक ना दे, क्योंकि जब फोर्स होती है तो उस चीज़ की लॉजिक नहीं होती। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कोई बंदा आता है, उसने मुझे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे कहता है यहाँ पे सिग्नेचर करो, फोर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं उस फोर्स में आ जाती हूँ, साइन कर देती हूँ कि मेरे अंदर कोई रीजनिंग नहीं है, और अगर मेरे अंदर कोई रीज़न है, मैं कहूँगी क्यों मैं तुम्हारी बात मानूँ। जो बंदा फोर्स यूज़ करता है वो खुद भी डरता है कि अगला बंदा उसको रीज़न ना करे। समझ आ गई? नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। तो फिर इसको हम मतलब किस सेंस में डिक्टेटरशिप में लिख सकते हैं, ऑटोक्रेट, जहाँ से मर्जी लिख लें। मैंने आपको ये ऑप्शन दे दिया, रूलर, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, कोई भी किसी भी वे से कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि रीज़न के बेनिफिट्स, और नहीं, इसमें एजुकेशन का भी एलिमेंट आ सकता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। दे डू हैव इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दे कैन थिंक एट देयर ओन, दे कैन मेक देयर डिसीजन एट ओन। उनकी अपनी एक रीज़न होती है, उनको एक लॉजिक पता होती है। exactly. पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फ़र्क है। अनपढ़ को आप फोर्स करोगे ना तो वो आगे से रीज़न नहीं करता, स्लेव है ना, वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है फोर्स को। तो जो लोग भी फोर्स यूज़ करते हैं उन्हें डर होता है कि कोई आगे उनसे रीज़न ना करे। समझ आ गई स्टेप? जब हम लेट्स सपोज, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, जब हम इस एलिमेंट को एजुकेशन के एलिमेंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे वो हम कुरान की आयत दे सकते हैं कि बिल्कुल दे सकते। पढ़ने वाला कहीं पे भी अलाउ नहीं, किसी भी रिलीजन में नहीं अलाउ, तो और किसी चीज़ में क्या अलाउ होगा? नहीं, हम वहाँ पे ये फोर्स इज नॉट अलाउड इन एनी फॉर्म। यहाँ से ही आप अपना ऐसे शुरू कर सकते हो। फोर्स in any manifestation is not allowed in any law of the nature। कहीं पे भी फोर्स अलाउड नहीं है। अगर कोई फोर्स करता है, स्टेटमेंट भी एक मतलब ये बन सकती है, कोई आपको फोर्स करता है तो ये आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए एक्शन लेने के लिए आपको रीज़न पता होनी चाहिए। और वो यही कह रहा है कि आपकी जो बंदा फोर्स करता है उसको डर लगता है कि उसको कोई रीज़न ना करे, ठीक है। क्यों हर बंदा क्वेश्चनिंग आंसरिंग से भागता है, इसीलिए। नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। मेन टॉपिक क्या है? मेरे मतलब माइंड में ये आया कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसको एक दफ़ा रन किया है, उसका स्ट्रक्चर बना लिया है, सारा इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर कॉस्ट आ गई है, तो आप उसको फिर दोबारा रीस्ट्रक्चर करेंगे, रीसाइकल करेंगे, मतलब किसी और अंदाज से उसको चलाएंगे, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। आप
आपकी बेसिक इंटरप्रिटेशंस का इशू है। इसका मतलब है अगर आपको कोई ये चीज़ ना सिखाए डीकंस्ट्रक्शन तो आप यू कैन फ्लंक। वो कह रहा है नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। तो पहली तो ये चीज़ है ना, रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? ये जो पेपर को रिसाइकल करते हैं, ये जो प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, हाँ। ये प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये वेस्ट मैनेजमेंट को Waste रिसाइकल। management। 3 हो गए, 3 उठा लिया आपने रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स। अब कुछ इसमें से ऐसे होंगे जिसका कॉस्ट इफेक्ट होगा, कुछ होंगे नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे ये जितनी भी पेपर रद्दी होती है उसको दोबारा डालते हैं तो एक रफ पेपर जिसको येलो पेजेस बोलते हैं वो बनता है। ठीक है। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे वेस्ट मैनेजमेंट है। हाँ। वेस्ट मैनेजमेंट को हमने रिसाइकल के लिए यूज़ करना है, उसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है। हाँ। अब क्या पता हम उसको रिसाइकल के चक्कर में उससे डबल एक्सपेंस लगा दें कि वो हमारी कॉस्ट बजट से आउट हो जाए। वो ये कह रहा है सारे के सारे जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कॉस्ट कम करने के लिए नहीं होते, कॉस्ट के लिए अच्छे नहीं होते। क्या पता उसकी वजह से ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाए। मिसाल के तौर पे ये कभी आपने सीमेंट वगैरह बनाया हो तो बजरी बचती है ना, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वो उसकी जहाँ कहीं और बचती है तो उसको उसकी उसमें डाल देते, फाउंडेशन ऑफ द हाउस में डालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो जो आपका मटेरियल जो किसी और के लिए डिस्कार्डेड है उसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी बिल्डिंग के अंदर बेस में डालनी है, लेकिन वो इतनी दूर है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसको रिसाइकल करने के चक्कर में वो आपके लिए कॉस्ट इनइफेक्टिव हो जाएगी, वो आपके लिए कॉस्टली हो जाएगी। ये आपको एक मिसाल दी है। इस तरह से ही सारे मैंने तो मतलब जो माइंड में ये लिया था कि जैसे हमारे ये पॉलिटिशियंस होते हैं, ये कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे कि एक यही हम बिल्ड मतलब आप ये समझें कि कोई रोड ही है, उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, और जैसे ही स्टार्ट हुआ है हुकूमत चेंज हुई है, कोई नया आ गया। रॉन्ग है। रिसाइकल होता है कि मतलब एक चीज़ को वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उसको जैसे वाटर बॉटल्स आपने यूज कर ली, डिस्कार्ड कर दी, ठीक है। अब उसको रिसाइकल भी तो करना है। मिसाल के तौर पे ये ग्लास जो होते हैं, ग्लास अब ए क्वालिटी ग्लास होता है, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सी क्वालिटी ग्लास है, वो अब आपके लिए तो कुछ भी नहीं है ना, तो आप उसको थ्रैश कर देते हो। अब अगर कोई होगा इस तरह का प्रोजेक्ट, वो उसको रिसाइकल करने की कोशिश करेगा तो क्लास सी इनफेक्टिव होगी बजाय क्लास ए के, क्योंकि उससे आप बी क्वालिटी की तो शीशा कोई बना सकते हो, लेकिन सी क्वालिटी को ए में या बी में लेके जाना बेवकूफ़ी है। उससे ज़्यादा उस पर एक्सपेंस हो जाएगा, उसको गर्म करना, उसको थर्मल में डालना, उसके ये सारे एक्सपेंसेस, तो ये वो उस बारे में बात कर रहे हैं। इसके आगे फिर 2 पहलू बन सकते हैं। एक बन तो क्या, नॉट ऑल, सुन तो लेना। जी। रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट मेन टॉपिक है, एक कॉस्ट इफेक्टिव, एक हो गया इनइफेक्टिव। उसके अंदर फिर हम एग्जांपल ले लेंगे कॉस्ट। अगर आपको जो मैं टेक्निक समझा रही हूँ, अगर आपको ये समझ आ गई तो आप दुनिया का कोई भी ब्लाइंड इंटरप्रिटेशन आप उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक्स निकालने आ गए तो आप थीसिस तक लोगों के उनमें हेल्प कर सकते हैं कि भाई ये उसमें भी डिटर्मिनेंट्स निकालने होते हैं। ये मैं आपको डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक में डिटर्मिनेंट्स निकालना सिखा रही हूँ, चाहे तो वो स्टेटमेंट है। अब देखिए आप मुझे बताइए इससे आसान टॉपिक कौन सा हो सकता था अगर किसी को आता हो। रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव। रिसाइकलिंग के मैंने आपको मिसाल के तौर पे 3 दे दिए, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक। इस 3 को ही आप इलेबोरेट करने लग जाओ ना, उसके प्रोज कौन, उसके बाद सजेशन, उसके बाद कंक्लूजन। क्या है मुश्किल उसमें? The fool speaks and the wise listen. इसमें मेन टॉपिक क्या होगा? बोलता रहता है और वाइस जो है वो सुनता है। मेन टॉपिक क्या है? स्पीकिंग। मतलब मेन टॉपिक ये वाइजनेस या ह्यूमन। मैंने ना बेटा आपकी पिटाई कर देनी, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे। मैं एक पेपर कराती हूँ, आपको 2 करा दिया, फिर भी आपको समझने लग रही। तीसरा है ना ये पेपर हमारा। 2 ध्यान से पढ़ो। द फूल स्पीक्स एंड द वाइस लिसन। इसमें पर्सन कौन है? कोई भी ह्यूमन हो सकता है। तो वो उसका ही पूछ रही ना, मेन टॉपिक क्या होगा? ह्यूमन, इंडिविजुअल।
अब बताएं, हाँ, इंडिविजुअल दो तरह के हो सकते तरह के हो हैं, एक फूल और एक वाइस। वॉइस। फूल, उसकी कौन कौन सी फॉर्म, किसको हम लेबल करते हैं फूल और किसको हम लेबल करते हैं वाइस। उसने हमें एक एक चीज़ बता दिया। फूल वो होता है जो कि ज़्यादा बोलता है और अक्लमंद वाइस वो होता है जो ज़्यादा सुनता है। ठीक है, उसने ये देखो एक हमें फॉर्म, ये पूरा एक अम्ब्रेला है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को समझ आए तो आप यही मिस कर जाते हो पॉइंट, तो मेन टॉपिक ही आप मिस कर जाते हो, तो आपने उसको कैटेगराइज क्या करना है। तो मेन टॉपिक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की 2 टाइप्स उसने बताई है। फूल, 2 ही तरह के लोग हो सकते हैं, या बेवकूफ़ या समझदार। वो कह रहा है उसके मुताबिक फूल वो है जो ज़्यादा बोलता है। आप उसकी स्टेटमेंट से एग्री करो डिसएग्री करो, ठीक है। फूल और भी लोग हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर जो फूल वो हो सकता है जो मैनेजमेंट नहीं करता। फूल वो हो सकता है वेल्थ को हैंडल नहीं करता। फूल वो हो सकता है जो अपने टाइम को नहीं समझता। फूल को आपने इसकी 3-4 मैनिफेस्टेशन बतानी। अक्लमंद कौन है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। अक्लमंद कौन है जो लर्न पर्सन हो। अक्लमंद कौन है जो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन करे। अक्लमंद कौन है जो अपनी जो गिवन पावर्स है उसको यूटिलाइज करे या मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज करे। समझ आ रही। हमने उसको उसने हमें दिया, हमने उसको डिस्क्रिप्टिव में खोल के बताना होता है, क्लासिफाइड फॉर्म में। इस तरीके से उसको कैटेगराइज करना होता है, नेचुरल हो। ये नहीं कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद द ऑरेंजेस, यू हैव टू कंपेयर द सेम थिंग विद द सेम वे। कोई कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए कोई सेम चीज़ें होनी चाहिए। यू गॉट द आइडिया। द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन। अब आपने बताना है कौन कौन फूल हो सकता है। अगर एक स्टूडेंट है, आप सिंपल इसका थीसिस स्टेटमेंट ये बन सकता है, किसी का हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक रोल दिए हैं, अगर वो अपना रोल प्ले नहीं करता तो वो फूल है, और अगर कोई इस रोल को प्ले करके अपॉर्चुनिटिस्ट बन जाता है तो वो वाइस है। ये थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसका काम है पढ़े, वो नहीं पढ़ेगा तो वो फूल है, पढ़ लेगा तो वो वाइस है। तो एक बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस रन कर लेता है और एफिशिएंटली वे से, न्यू वे से करता है तो वाइस है, नहीं करता फूल है। हर बंदा कैटेगराइज इस तरह हो सकता है। आपने 4-5 रोल्स उठाने तो उनको बता देना, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस। ये आपके दिमाग, इट्स ऑल इन योर माइंड। यू पीपल डोंट थिंक, और आप समझते हो पता नहीं क्या मुश्किल है, जितना आसान ये ना टॉपिक लिखना कोई भी नहीं होगा। ओपन एंडेड है कि आप किसी, ये आपकी इंटरप्रिटेशंस, द वे यू, आपको आना चाहिए कि कैसे वो इंटरप्रिटेशन दे रहा है। अब आपने यही चीज़ मिस कर दी थी, आपने आगे कहाँ जाना था फूल वाइस में। फूल में मैंने आपको एक सिंपल थीसिस स्टेटमेंट दे दी, कोई भी इंसान जिसका जो एक रोल है अगर वो कर लेता है तो वो समझदार है, नहीं करता तो वो फूल है। हम अब एक इंसान है, हम अगर अपने वक्त को नहीं इम्पोर्टेंस देते तो हम फूल हैं, ठीक है, और अगर हम देते हैं तो हम समझदार हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं, अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक आउट। ये आपने बताना है, नहीं तो मैंने आज आपको ट्राई कर देनी, आपने मुझसे तीसरा पेपर करवा रहे हैं। आपके दिमाग इतना ट्रेन होना चाहिए कि वो पिक करके ना उसको कैटेगराइज करे, जल्दी से उसकी इंटरप्रिटेशन दे। टाइम तो लगेगा। कोई बात नहीं, देखिए मैंने आपको कल भी समझाया था, हम कहेंगे ना हमें टाइम चाहिए तो टाइम लगेगा, आप कहोगे ना नहीं चाहिए तो नहीं लगेगा। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड। नहीं लगेगा टाइम। हाँ बोले, अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक आउट। इसमें हम ये ले सकते हैं कि दूसरा हार्ड वर्किंग को। पहले मुझे मेन टॉपिक क्या है इसमें, मेन एक्टर पहले ढूंढा करें, कौन है पहले, मेन टॉपिक क्या है। ह्यूमन ही है, इंडिविजुअल ही है। उस हर जगह पे नहीं ह्यूमन घुस जाता, उसने हमें फ्रेंड का है, फ्रेंड की बात कर रहे हैं हम। जो उसने मांगी है तो हम वही बात करेंगे ना।
उसमें यहाँ दी लगाया था, यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो हमने ऑब्वियसली इंडिविजुअल लिया था या ह्यूमन लिया था। यहाँ पे फ्रेंड, आगे सोचो। फ्रेंड वर्क एवरीवन एल्स वर्क। पहले तो ये बताओ ना, फ्रेंड होता कौन है? दोस्त। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका उर्दू बताया। कौन होता है दोस्त? जिसके साथ हमारी हैबिट्स, हमारी सोच, हमारे ख्यालात मैच कर रहे होते हैं। अब आपने मुझे खुद ही कैटेगराइज बता दी है ना, हाँ। यही चीज़ आपने लिखनी। फ्रेंड दो तरह के होते हैं, ठीक है। उसने कहा फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक आउट। इसका मतलब है दो तरह के लोग हैं, या तो इंसान का कोई दोस्त है या कोई दुश्मन है, कोई तीसरी कैटेगरी तो नहीं है ना। तो आसान भाषा में वो ये कह रहा है कि जो दोस्त वो है जब सब चले भी जाए ना तो वो वहाँ पे कांस्टेंट हो। फ्रेंड इज़ अ कांस्टेंट वन, एनिमी विल लीव यू इन लार्ज। आसान हो गया। दोस्त वो है जो थिक एंड थिन में आपका साथ दे। दुश्मन वो है कि जो मुसीबत में और आपको खुश और आपको मुसीबत में छोड़ के चला जाए। दोबारा पढ़े अब स्टेटमेंट इस एंगल से। फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक आउट। हर कोई आपका दोस्त तो नहीं होता। वो कह रहा है जो दोस्त होता है ना वो तब आता है जब सब जा चुके होते हैं। देखो ना, अब समझ आ रही है ना, क्लैरिटी हो रही है ना। आप फ्रेंड की उसने बात की इधर, हाँ। आगे जाके उसने एवरीवन इस्तेमाल कर दिया। हाँ, एवरीवन एल्स वॉक आउट, क्योंकि गिने चुने लोग हो सकते हैं वो ना, छांटा फिल्टर होके वो फिल्टर पता होके चल जो जाए। आपने कहा आइडियाज, करेक्टर, हैबिट्स, थिंकिंग, ठीक है। अ फ्रेंड इन नीड, अब मैं आपको ये जो बता रही हूँ ये कोटेशंस आप लिखेंगे। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। यहाँ से शुरू कर सकते हैं। करें, इट्स ऑल, इट्स सब्जेक्टिव, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग। अ फ्रेंड ये तो ऐसी है कि मुहावरे वो उठा रहे हैं। तो है, इसी को ही कहते हैं उसको फिर- फिलोसफिकल। हाँ। और आपको ओपन एंडेड दे देते हैं, ये आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आप देखें जिसको आता है ना लिखना, हाँ ऑब्वियसली वो लिख लेगा। जिसकी जिसको इंटरप्रिटेशन आती है, जिसको क्लासिफिकेशन आती है, जिसको वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको क्यों आउटलाइंस अटेम्प्ट करके दिए हैं? आपको लगता है मेरा दिमाग ख़राब है? दिमाग नहीं मेरा ख़राब, मेरा ये है कि आप लोगों की क्लैरिटी दूँ कौन क्या कैसे किस तरीके से एक सैंपल हो आपके सामने। तो वो मानता क्या है? कौन है अ फ्रेंड? अब कौन कौन से, अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज आप बना दे, गुड फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड्स। सारे तो आपके, कुछ लोगों को हम फ्रेंड्स कह देते हैं, कुछ होते हैं बहुत हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कुछ होते हैं जस्ट फ्रेंड, कुछ होते हैं जो कि बड़ी नहीं, वो तो इनफॉर्मल वर्ड है, होते फ्रेंड्स ही हैं। देखें कुछ लोग म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए भी होते हैं, वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते, दे आर नॉट फ्रेंड। वो इसलिए उनको एवरीवन की कैटेगरी में डाल रहा है। वो कहते हैं सिर्फ दोस्त वही होता है जो आपके पास तब आए जब सब जा चुके हो। तो ये तभी होता है जब इंसान को मुश्किल वक्त होता है, ठीक है। कोई कलैमिटी होती है, कोई मुश्किल है, कोई हेल्प इन नीड है, तो ये उसमें आगे पढ़े। टू इनकरेज हेल्दी ईटिंग हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड। अगर ये वाला आपका ठीक ना हुआ तो मैंने आप सच्ची मुच्ची आपके साथ बहुत वो करना। टू इनकरेज हेल्दी ईट, फोकस नहीं आप कर रहे, आपको आता है, ये नहीं कि आपको नहीं आता, फोकस नहीं कर टू रहे। इनकरेज हेल्दी फीड हाई टैक्सेस शुड बी। पहले हमेशा कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, उसको दिमाग में इंटरप्रेट करते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। जब कहना क्या चाह रहा है तो फिर आपको पता लग जाता है ये ऐसे किस बारे में। अच्छा, उस ऐसे को जब पता लगे कि ऐसे इस बारे में, उसका को रिलेशन देखना पड़ता है। क्या क्या ऑप्शंस हो सकती, 2 ऑप्शन हमें निकालनी है, जिसको सब हेडिंग बोलते हैं। करें, इसमें जो मेन टॉपिक है वो तो हेल्थ के ऊपर है। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बनाना। नहीं मतलब हेल्थ के बारे में मेन उसका टारगेट हेल्थ है। उसने कहाँ लिखा है हेल्थ? हेल्थ और हेल्दी में बहुत फ़र्क है। उसने कहाँ लिखा है?
हमने सिर्फ जो उसने हमें दिया ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने सिर्फ उस पर ही स्टिक रहना। इधर उधर की हैंकियाँ बैंकियाँ शैंकियाँ उसको वो नहीं चाहता, वो पूरा क्रॉस कर देता है। इतना तो मुश्किल नहीं है, क्या हो गया है, कम ऑन, ट्राई, जस्ट ट्राई। टू इनकरेज हेल्दी ईटिंग हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन द सॉफ्ट ड्रिंक एंड, ये तो एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल्स को हम छोड़ देंगे, कट कर देंगे। इनकरेज हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग कह लें, हेल्दी फूड कह लें, बात एक ही हो गई। समझ आ रही? मेन टॉपिक है हेल्दी फूड, ठीक है, हेल्दी फूड। अब उसका इनकरेज करना या डिस्करेज करना, ये दो सब टॉपिक है। हेल्दी फूड गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए या डिस्करेज करना चाहिए? अब ये आप बाद में बताओगे ना, पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा हेल्दी फूड क्या कौन सा होता है, जो बैलेंस डाइट क्या होती है। ये न्यूट्रिशनिस्ट के लिए टॉपिक, जिनका फूड साइंस है, जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा है, जिनका साइंस का बैकग्राउंड है। फूड क्या है, हेल्दी फूड क्या है, हेल्दी फूड की कितनी टाइप्स हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, इस तरीके से आपने कैटेगरीज देनी है उसको। हेल्दी फूड को इनकरेज कैसे किया जा सकता है, डिस्करेज कैसे किया जा सकता है, अभी क्या करंट स्टेट है, ठीक है, स्टेट कैसे हेल्प कर सकती है हेल्दी फूड हाँ जी करने में? बिल्कुल। और उसका एक वे उन्होंने बताया कि हम टैक्सेस लगा दें, हाँ, एक अनहेल्दी, लेकिन वो सिर्फ एक है। मैं आपको जैसे ये कह रही हूँ ना, ये सिर्फ एक चीज़ होती है, जाना ऊपर ही होता है। समझ आ गई टॉपिक? हमने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल सो वी कैन क्लासीफाई इट वेल, और उसकी एक नेचुरल हार्मनी हो। मिनिमम आपकी 10 हेडिंग्स होनी चाहिए, 10 एरियाज। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ मेंट बाय हेल्दी ईटिंग, टाइप्स ऑफ हेल्दी ईटिंग, हिस्ट्री क्या लोगों की, पहले लोग बीमार क्यों नहीं होते थे, हेल्दी खाना खाते थे। अब हम लेज़ी हो गए, अब हम अनहेल्दी की तरफ। क्विक क्या कंजम्पशन है, मैंने इस पे आउटलाइन अटेम्प्ट की हुई है। शॉर्टकट है, कैन फूड है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, फर्टिलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हेल्दी फूड फिर वो तो सिर्फ देसी घी इतना ज़्यादा वो इकट्ठे करो तो इतना सा निकलता है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग खाने वाले हैं तो वो इतने से फूड पे तो नहीं रिलाई करेंगे। यू नीड टू थिंक लॉजिकली। तो इसीलिए उन्होंने एक शॉर्टकट्स बनाए, शॉर्ट टर्म मीन्स बनाए, जिससे कि दूसरे तरह के भी सेमी हेल्दी फूड भी आ गए, क्योंकि हेल्दी फूड तो कॉस्टली हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा मुंह खाने वाले उतने उनको चीज़ें चाहिए। अब ये जो एग्स हैं, चिकन्स हैं, उनको एक वे से फर्टिलाइज करके क्विक उसको वो कर देते हैं। क्यों? वो अनहेल्दी है, लेकिन क्या मजबूरी भी तो है ना, ठीक है, फुल रिक्वायरमेंट। अब वो ये कह रहा है कि अगर अब देखें, सॉफ्ट ड्रिंक ज़रूरी तो नहीं है, हेल्दी तो नहीं है, एग्जांपल दिए मतलब वैसे बता रही हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना। नहीं। और जंक फूड भी, बर्गर शर्गर शुरमा नहीं इम्पॉर्टेंट। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इन पे टैक्सेस ज़्यादा लगाएं, ताकि आवाम, अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं, अगर 200 रुपये की कोल्ड ड्रिंक होगी, ठीक है, तो पानी 100 का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आपने देखा है? हाँ, ऐसे ही आपने पानी मंगवाना है तो 80 रुपये का, ठीक है, और बोतल मंगवानी है तो 40-50 की, क्योंकि उनको उसमें फ़ायदा है ना, हेल्दी हैबिट्स नहीं है। वो कह रहे हैं कि टैक्सेस लगाओ ताकि गवर्नमेंट उनको रिस्ट्रिक्ट करे, और हम यही कहें यार क्या बोतल पीनी है, लग्जरी समझी जाए, पानी ले आओ सादा। समझ आ रही? ये है पीछे लॉजिक। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। मेन टॉपिक टेक्नोलॉजी, एडवांटेजेस ऑफ डिपेंडेंस एंड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। मेन टॉपिक है डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजीज के प्रोज एंड कॉन्स। बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चिल्ड्रन। पेरेंट्स बोथ ही होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स मेन टॉपिक, ठीक है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी या नॉट इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंगल पेरेंट या दोनों। यहाँ पे जेंडर्स का उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि सिर्फ बच्चों की तरबियत जो है एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बाप का भी उतना ही किरदार है।
और इसमें कैसे हम इनग्रेन करते हैं पेट्रार्की, फिर जब बच्चा बाप को जैसे करता देखता है वैसे वो होता है, ठीक है, लाइक फादर लाइक सन, ठीक है। तो ये उधर से अप्रोच आई है और ये उसमें बता रहा है कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है सिंगल पेरेंट होने के, इम्बैलेंस इन सोसाइटी आ रहा है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल, इमोशनल और अदर नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। अब बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये है पेट्रार्की पे, फेमिनिज़म पे, ये सेक्सिस्ट है कि कैसे हमने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की है कि हर एक की इंटरप्रिटेशन करने का वे अपना है, लेकिन यहाँ पे जो समझ आई है वो बॉयज़ विल बी बॉयज़ कि आप उनको जो भी कर लें वो उनका अपना एक माइंड सेट है, ठीक है। इसको मतलब पॉजिटिव, ये तो डिपेंड करता है ना, मिसाल के तौर पे परवरिश कर लें या क्या मतलब। यहाँ पे उसने सरकास्टिकली यूज़ किया स्टेटमेंट को कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, ठीक है। जो लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, लड़कों को ये ऐसे नहीं करना, लेबलिंग की हुई है ना, ब्लू कलर इज़ फॉर बॉयज़, ठीक है, इंडिपेंडेंस इज़ फॉर बॉयज़, सरकास्टिकली उसने यूज़ किया। ये बाप पे आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, दैट्स ऑल अबाउट इट।